नमस्कार फ्रेंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ओरेशन टेस्ट के लिए इस मंच पर उपस्थित है। यहाँ पर हम लोग कई तरह के शीर्षकों पर बात करते हैं, कई तरह के शीर्षकों और जितने भी शीर्षक हम लोग ले रहे हैं, हर एक सत्र में सारे शीर्षक काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे विचार से। और सारे शीर्षकों में एक संतुलन रखा गया है, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि जो शीर्षक है वह दर्शन पर भी आधारित है, वो अर्थव्यवस्था पर आधारित है, वो राजनीति पर आधारित है, वो सामाजिक शीर्षक भी है। इन सारे शीर्षकों पर एक अच्छा दृष्टिकोण रखना अति आवश्यक है, क्योंकि यह थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि 3 ही मिनट में आपको हर तरह की चीज़ों का समावेश कर देना है। और जब तक कि आप इस पर पूरी तरह से अभ्यास नहीं कर लेते हैं, तब तक बड़ा ही मुश्किल होता है 3 मिनट में सारी चीज़ों को समेट लेना और एक बेहतर निष्कर्ष पर पहुंचना। इसी चुनौती को खत्म करने के लिए हम लोग सारे इस मंच का प्रयोग कर रहे हैं, इसका हम लोग लाभ उठा रहे हैं। जहाँ तक बात है हिंदी शीर्षकों का, तो मैं शीर्षक बताते चलता हूँ और उस पर थोड़ा थोड़ा करके टिप्पणी मैं करते चला जाता हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा हिम्मत जुटाएं। जो भी और प्रथम आप स्थान पर आप ओरेशन देने के लिए खुद को तत्पर कर सके। हिंदी ओरेशन के शीर्षकों की बात करें तो सबसे पहला जो शीर्षक है वह है दर्शन पर आधारित, वह एक श्लोक पर आधारित है। और यह जो है वह है वसुधैव कुटुंबकम। इस बार मोदी जी ने जो हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो हुआ, उस योगा दिवस का जो थीम रखा गया, उस थीम का जो मूल मंत्र जो था वह था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका अर्थ होता है क्या कि पूरी धरती ही, पूरा यह जो है ना संसार ही आपस में कुटुंब है। कुटुंब कहने का मतलब रिश्तेदार है, अर्थात भाई भाई है, अर्थात सारे एक जैसे सोच रखने वाले हैं। संस्कृत में एक श्लोक है ना, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संवो मनांसी जानताम। तो इस भाव को लेकर के हमें इस शीर्षक पर बात करना है। इसमें समग्र जो सोच है, जो एक सार्वभौमिक सोच है, उस सोच को लेकर के हम लोगों को इस शीर्षक के बारे में बताना है कि किस तरह से भारत का दर्शन पूरे विश्व के लिए अति आवश्यक है। जहां पर हम लोग पूरे विश्व में देख रहे हैं कि कहीं न कहीं तनाव बनी हुई है, तनाव की स्थिति है, जहां पर स्वार्थ है, जहां पर एक देश दूसरे देश पर हावी हो रहा है, जहां पर विस्तारीकरण की नीति है। उस विस्तारीकरण की नीति के विरुद्ध हम लोगों का यह यह एक कहा जाए तो समग्र सोच है, एक बहुत ही बेहतरीन सोच है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में शांति आ सकती है। तो इसी भाव को लेकर के आपको इसका क्या करना है, विस्तारीकरण करना है इस सोच को। ठीक है। जहां तक दूसरी शीर्षक की बात है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के ही वजह से भारत अभी पूरे विश्व के मंच पर अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए इस पर बोलने के लिए काफी कुछ है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर मुझे किसी भी तरह का टिप्पणी करने की आवश्यकता है। तीसरा जो शीर्षक है हम लोगों का, वह है एक देश एक चुनाव। इस पर काफी बहस हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी तक इस पर किसी भी तरह का कोई एक सामान्य सोच उभर करके आया है। इस पर एक आम सहमति निकल करके आया हुआ है एक देश एक चुनाव को लेकर के। लेकिन इसके कुछ ऐसी बातें हैं जिसके पक्ष में काफी कुछ दिए जा सकते हैं और विपक्ष में काफी कुछ दिए जा सकते हैं। आप इसके बारे में सोचना है, आपको सोचना है कि पक्ष में कौन कौन सी बातों को रखना है। जैसे कि पक्ष में है कि बहुत इस तरह से यदि एक देश एक चुनाव अगर रहता है तो आर्थिक बोझ जो भारत पर पड़ता है, अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर चुनाव की प्रक्रिया को संपादित करने में अच्छे खासे पैसे लगते हैं। उस पैसे की बचत होगी यदि एक देश एक चुनाव होता है। तो एक तो मैंने एक यहाँ उदाहरण देकर के बताया। ऐसे ही आपको दो चार उदाहरण दे करके आपको 3 मिनट में इस ओरेशन के शीर्षक को खत्म करना है। इसके बाद फिर चौथा क्या है, भारत के त्योहार और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिएगा कि जो चीन है, कभी वो नास्तिक देश है ना, क्योंकि वहां पर कम्युनिज्म है।
मार्क्सवाद की वहां पर सिद्धांत चलता है। और यह जो सिद्धांत कहता ही है कि जो धर्म है, अर्थ त्योहार क्या है, धर्म से जुड़ा हुआ है, और जहां धार्मिक भावना वहां पर त्योहार है, जहां पर क्या है, नास्तिकवाद है, नास्तिकता है, वहां पर त्योहार की कोई दर्शन ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वह देश अभी जिस तरह से फील कर रहा है, ऐसे देश काफी त्योहारों के अभाव को महसूस कर रहा है। वो कैसे कि जिस किसी भी देश में त्योहार होता है तो वहां पर क्या है कि लोग उमंग में, लोग अपने जोश में, आनंद, हर्ष, उल्लास में पैसे खर्च करते हैं। और इस तरह से पैसे जो है सो क्या है कि पैसे का हम लोग देखते हैं कि वितरण होता है समाज में, ऊपर से नीचे तक के लोग खर्च करते हैं। और इस तरह से खर्च करने के कारण से जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें पैसे का फ्लो, पैसे का जो संचार है वो फैलता है। और अंग्रेजी में एक कहावत है, एक किन्हीं का कथन है कि लेट मनी बी रोलिंग। और जिस अर्थव्यवस्था में जितना पैसे रोल करेगा, जितना पैसों का हस्तांतरण होगा, वो उतना ज्यादा उस देश समृद्ध होगा। और इस बात को एहसास चीन ने किया है, और चीन ने अब लोगों को कहना शुरू कर दिया है, चीन का यहाँ पर वह नकल करना शुरू कर दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ने का राज, बहुत बड़ा राज यह है, क्योंकि ये सॉफ्ट पावर के रूप में यह उभर करके आ रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? देखिएगा, रूस भी हम लोग देख पा रहे हैं, रूस भी अभी क्या है कि मोदी जी का मेक इन इंडिया प्लान को वो नकल कर रहे हैं। क्यों नकल कर रहे हैं? तो इसको उन्होंने कहा है कि इसके कारण से क्या है कि भारत काफी प्रगति कर रहा है। मेक इन इंडिया, क्योंकि भारत में ही बनाओ वाली जो नीति है, इसके कारण से वह बाहर के पैसों को अपने देश में आमंत्रित, अपने देश में लाने के लिए वो सफल हुआ है। और जिस देश में पैसे आ रहे हैं वहां पर बड़े बड़े फैक्ट्रियों का, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का वहां पर सेटअप होता है, और वहां पर स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलता है। और जितना ज्यादा रोजगार उतना ज्यादा पैसा, और जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा पैसे का फ्लो होगा, और इस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो त्योहार के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की है कि जिस तरह से त्योहार हम लोगों के देश में मनाया जाता है, उस तरह के त्योहार के कारण से पैसे का वितरण होता है समाज में। इसलिए त्योहार का अर्थव्यवस्था के साथ कहा जाए तो आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर योगदान है। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह की बातें आप कह सकते हैं, और इस पर पूरे विश्व में अभी चर्चा चल रही है, एकदम करंट मुद्दा है। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं सारे करंट मुद्दे पर आधारित है। इसके बाद छठा हम लोग देख पा रहे हैं क्या है, आधुनिक शिक्षा में तकनीक की भूमिका। ये तो हम लोग जान रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर है, यहाँ पर ये तकनीक नहीं होता तो हम लोग एक मंच पर नहीं रह सकते थे, एक मंच पर अपने विचारों का साझा नहीं कर सकते थे। तो ये इसमें आपको बताना है, अपने अपने तर्क देना है इसमें। और छठा देखिएगा क्या है, स्वस्थ लोकतंत्र में सबल विपक्ष की अनिवार्यता। जिस तरह से हम लोग अभी भारत देश में देख पा रहे हैं कि विपक्ष निर्बल है, और यही वजह है कि अभी बीजेपी जो सत्तारूढ़ हम लोगों का जो दल है, बीजेपी, एनडीए कह सकते हैं, बीजेपी तो नहीं कहेंगे, एनडीए कहेंगे, है ना, उनके विरुद्ध में कोई सबल विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि जो भी अन्य जो दलें हैं, सारे दल आपस में एकजुट हो रहे हैं और एक सबल विपक्ष बनाने में जुटे हुए हैं। क्योंकि अगर किसी भी प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में यदि सत्तारूढ़ दल ही सर्वे सर्वा हो जाता है तो उसमें निरंकुशता की भावना आ सकती है, और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की जड़ें हिल सकती है, लोकतंत्र की जड़ें उखड़ सकती है। तो इस बात को लेकर के आपको तर्क देना है। इसके बाद सातवां तो भ्रष्टाचार और निवारण, यह एक जो है परंपरागत कह सकते हैं यह शीर्षक है, ये भ्रष्टाचार, ये तो हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो ये हुआ हिंदी के ओरेशन के शीर्षक है। अब शायद आप लोगों को लगता होगा कि आप लोग बोल सकते हैं इस पर। अंकित, बी रेडी, योर टाइम स्टार्ट्स। सभी को नमस्कार। आज मैं अंकित
आत्मनिर्भर भारत पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक संकल्प लिया, क्योंकि इसकी आवश्यकता इसलिए भी थी कि विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी और इसी के मद्देनजर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक नारा बुलंद किया गया। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत आत्म केंद्रित हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है कि भारत निर्माण में अपने जो आधारभूत संरचना है उसमें उचित प्रयोग करते हुए और स्वयं की आपूर्ति और आवश्यकताओं की संपूर्ति स्वयं करने में सक्षम बन सके। और साथ ही साथ भारत आयात को घटाकर निर्यात पर अधिक ध्यान दे, क्योंकि अभी भारत का बैलेंस शीट गड़बड़ा रखा है, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को एक धक्का पहुंचता है। इसी के साथ यदि बात की जाए तो चूंकि भारत की प्रगति विश्व की प्रगति है, इसीलिए भी यह आत्मनिर्भर भारत वैश्वीकरण की संकल्पना को बिल्कुल भी चिन्हित नहीं करता, उसे बिल्कुल कम नहीं करता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारभूत संरचना के निर्माण पर अधिक से अधिक जोर दिया है, जिसमें यह 2 चरणों में करने का प्रावधान है। जिसमें पहले चरण में यह चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा और इसके बाद स्टील, आभूषण और खनिज पदार्थों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और यदि हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 3-4 मुख्य तत्व हैं जो इसके निर्माण स्तंभ है। जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार, आधारभूत संरचना का विकास, नवाचार, जनसांख्यिकी का उचित से उचित प्रयोग। और इसके लिए भारत सरकार ने अपनी जीडीपी का 10% हिस्सा इसके लिए राहत पैकेज के रूप में घोषणा की है, जो लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास बैठता है, जिसमें पहले फैक्ट्री और निर्माण के प्राथमिक स्तर पर अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है, जिससे भारत आयात अपना कम कर सके। और इसके साथ साथ इसमें कुछ चुनौतियां भी है। जैसे भले ही भारत ने 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की है, जो 5 किस्तों में दिया जाना है, परंतु उसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है और उसमें कहीं ना कहीं आरबीआई द्वारा घोषित की गई राशि भी शामिल है। और उसी के साथ साथ भारत को अपनी गुणवत्ता सुधारने पर भी अधिक प्रयास करना होगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी निर्मित पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं, वो वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता में कहीं नहीं ठहरते हैं। और इसीलिए भारत कई बार निर्यात के लिए सक्षम होते हुए भी वैश्विक स्तर पर उससे योगदान नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। और इसी के साथ साथ क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन भी इस पर आपत्ति लगा सकता है कि यह एक आत्म केंद्रित फैसला है। तो इसीलिए अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना बहुत अच्छी है, क्योंकि भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकती है, परंतु हमें इसकी चुनौतियों को अभी जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए, ताकि हम इसे सही रूप में विकास कर सकें और भारत को वासुदेव कुटुंबकम की संकल्पना के साथ विकसित कर सकें। धन्यवाद। विनोद। विनोद। यस सुप्रभात। मेरा सर सबक पूरा शुरू हो गया मेरा? या शुरू हो गया, अभी शुरू हुआ। सुप्रभात, मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरा आज का शीर्षक है शैक्षणिक व्यवस्था में ऑनलाइन व्यवस्था। नई नई वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों के चलते हर किसी पे जो परंपरागत व्यवस्था है उनमें नया परिवर्तन देखने को मिला है। चाहे रेडियो हो, टेप रिकॉर्डर हो, टेलीविजन हो, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इन सब के आगमन से जो पारंपरिक व्यवस्था है उनको समयानुकूल बनाने के लिए सब में परिवर्तन देखने गया। तकनीक के माध्यम से शिक्षा को अधिक आकर्षित और समावेशी बना सकते हैं। तकनीकी का उपयोग करके शिक्षा को इंटरेक्टिव और ग्राफिक्स का यूज करके तथा वीडियो ऑडियो के माध्यम से और एनिमेशन गेम्स के माध्यम से शिक्षा को बहुत ही आकर्षक और समावेशी और दूरस्थ स्थानों तक पहुंच बनाई जा सकती है। जैसे सूचनाओं की पहुंच दूरस्थ स्थानों तक सुनिश्चित की जा सकती है।
तकनीकी का उपयोग हमने कोविड-19 की महामारी के दौरान देखा गया था, जिसमें शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में तकनीकी का अहम योगदान था। तकनीकी के माध्यम से जहाँ हमने भौगोलिक दूरी कम करी है, वहीं हमने शिक्षा को समावेशी बनाने का प्रयास किया गया है। शिक्षा में जो सर्वोत्तम जो प्रथाएं चल रही हैं, उनको काबू पाया गया है तथा ये एक पर्यावरणीय अनुकूल एक अहम कदम है। शिक्षा को बहुत ही वैयक्तिक और शिक्षण अनुभव के अनुपयोगी बनाया गया है। जैसे व्यक्ति को अपने समानुसार और किसी विशेष शिक्षक से शिक्षा लेने के लिए अहम अहम इसमें चॉइसें होती हैं। शिक्षा को तकनीकी के माध्यम से विश्व स्तर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ में हम लोग समावेशी और उनके साथ बना सकते हैं। इसमें सहयोग और संचार बढ़ा सकते हैं। दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से हम गांव और सभी को, जैसे महिला, विकलांग, गरीब, सभी को एक समावेशी शिक्षण व्यवस्था के अंदर और अभिगम्यता का प्रवेश कर सकते हैं। प्रगति का विश्लेषण और निगरानी रखने में जहाँ शिक्षकों को लिए अहम कदम उठाती है, वहीं तकनीकी अवसंरचनात्मक और इंटरेक्टिव शिक्षा के अभाव और तथा अनुशासन और समय का जो प्रबंधन है, ऐसी कई चुनौतियां भी हमारी ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से आई है। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में ऑनलाइन तकनीकी के माध्यम से हम ये देख पाते हैं कि कई क्राइम जैसे साइबर क्राइम, बच्चों को साइबर तकनीकी के माध्यम से आतंकित करना तथा और विभिन्न प्रकार के गेम, जो विभिन्न प्रकार के खेलों जो कि उनके मानसिक और शरीर पर विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव डालते हैं, उनकी पहुंच बढ़ गई है। तकनीकी को समावेशी बनाने के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अहम कदम उठाए गए हैं, जैसे पीएम ई विद्या पोर्टल, वन क्लास वन टीवी चैनल, ऑनलाइन वोकेशनल कोर्स और ई कंटेंट और डिजिटल यूनिवर्सिटी जैसे अहम कदम उठाए गए हैं। शिक्षा को समावेशी और अहम बनाने के संदर्भ में, जैसे कि शिक्षा एक संवैधानिक और मूलभूत अधिकार है, इसको समावेशी बनाने के संदर्भ में तकनीकी एक अहम कदम साबित होगी तथा इसका उपयोग भारत सरकार दिन ब दिन करती जा रही है तथा ताकि शिक्षा और समावेशी हो। धन्यवाद। शिवानी। नमस्कार सभी को। आज मैं शिक्षा जगत में तकनीक की भूमिका पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यूं तो शिक्षा का महत्व सदैव से ही सिद्ध रहा है कि समाज और अपने निजी जीवन में भी बदलाव लाने के लिए शिक्षा से बेहतर और कोई साधन नहीं है। यहाँ तक कि मलाला यूसुफजई का एक कोट भी याद आता है, एक कथन भी याद आता है, जिसमें से कहती है कि एक कागज, एक अध्यापन, एक ब्लैक बोर्ड और कलम अगर मिल जाए तो पूरी दुनिया को भी बदल सकते हैं। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन का और समाज में परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन कोविड महामारी के दौरान हमने देखा कि शिक्षा सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक परिस्थिति में ही नहीं प्राप्त की जा सकती, बल्कि शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है, सीखने की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई जगह। तकनीक के समावेश से हमने जाना कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा भी अपने कमरे में बैठकर, अपने घर पे बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन और रशिया युद्ध के दौरान मेडिकल शिक्षा में हुए समस्या से भी जूझने में तकनीक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम देख रहे हैं कि भारत हो या विश्व का अन्य कोई देश, वह दिन दिन तकनीकी वृद्धि कर रहा है। भारत को चंद्रयान मिशन 3 अपना रहा है। इसका कारण क्या है? सिर्फ यही कि कहीं ना कहीं हम विश्व को एक ग्राम के रूप में बनाना चाहते हैं, एक विश्व पूरा का पूरा खुद में ही एक स्कूल बन जाए, और इसके लिए तकनीक की बहुत जरूरत है। 5G टेक्नोलॉजी को अपनाना भी इसकी और संकेत है कि शिक्षा बिना तकनीक के आज आगे नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए हमें समझना होगा कि शिक्षा जगत में तकनीक का बहुत योगदान है। न सिर्फ तकनीक का शिक्षा जगत में योगदान है, समाज को सुधारने, लोगों की कहीं ना कहीं एक नई अर्थव्यवस्था उत्पन्न करने में शिक्षा में तकनीक का अहम योगदान हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि फिजिक्स वाला हो, बायजू हो, या फिर आजकल नए आ रहे शिक्षा जगत में नए ऑनलाइन पोर्टल हो, ये सभी कहीं ना कहीं समाज में बदलाव लाने में, समाज को शिक्षित करने में तो योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी योगदान दे रहे हैं।
हम जानते हैं कि कोई भी समाज शिक्षा के बिना तरक्की नहीं कर सकता और हमारा देश तो विश्व का सबसे युवा देश है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने युवाओं को न सिर्फ शिक्षित बनाएं बल्कि कुशल भी बनाएं। इसीलिए आजकल सिर्फ सैद्धांतिक शिक्षा भी ऑनलाइन माध्यमों से नहीं हो रही है बल्कि व्यावहारिक शिक्षा भी दी जा रही है। क्या आप समझ सकते हैं कि तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आज लोग पाक पाक कला सीख रहे हैं, सिलाई कढ़ाई सीख रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं, ऐसे ऐसी चीजें सीख रहे हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि ये सिर्फ एक स्क्रीन के माध्यम से सीखी जा सकती है। तो हम समझ सकते हैं कि तकनीक का शिक्षा जगत में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती जो मैं देख सकती हूँ वो यह है कि आजकल शिक्षा का एक बाजार बन चुका है। इसलिए यहाँ पे नियमों और गुणवत्ता मूल्यांकन की बहुत जरूरत है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा जगत में होगी तभी वृद्धि जब तकनीक की मिलेगी हमें समृद्धि और शांति। धन्यवाद। ओके, अमित जी क्या आप तैयार है? यस सर। हाँ तो बोलिए, आपका समय प्रारंभ होता है। मैं आत्मनिर्भर भारत पर अपने विचार मैं आत्मनिर्भर भारत पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। आत्मनिर्भर भारत अर्थात अपने पर निर्भरता। अपने पर निर्भरता क्या होती है, यह भारत को किसी देश से सीखने की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत अर्थात अपनी वस्तुओं के लिए अपने पर ही निर्भर रहना। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को माननीय प्रधानमंत्री ने भली भांति सिद्ध किया है। आज आत्मनिर्भर भारत के 5 मूलभूत स्तंभ जिनके आधार पर आत्मनिर्भर भारत को बेहतर तरीके से सिद्ध किया जा सकता है, वो है मूलभूत ढांचा, अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी जैसे इसके आधार स्तंभ। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें इन 5 स्तंभों के आधार पर इसकी परिकल्पना की और इसको बढ़ावा देने के लिए इन आधारों पर ही हम विकसित भारत की संकल्पना कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, आत्मनिर्भर भारत में ही विकसित भारत की संकल्पना सिद्ध होती है। अर्थात आत्मनिर्भर भारत जितना अपने आप को और आत्मनिर्भर बनाएगा, उसी अनुरूप हम विश्व की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। आज भारत के पास अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं जिनकी सुनिश्चितता व्यापक स्तर पर होती है, लेकिन कई प्रकार के अवरोधों के वशीभूत होकर यह संकल्पना सिद्ध नहीं हो पा रही। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें इन संसाधनों को व्यापक स्तर पर फैलाना, विनिर्माण के स्रोतों के रूप में परिवर्तित करना होगा और इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से व्यवस्था करनी होगी। आज भारत अपने मूलभूत आधार की वस्तुएं अन्य प्रकार के देशों से आयात करता है, जिनमें एक खिलौना से लेकर के वायुयान तक अर्थात मेट्रो रेल तक भी अन्य देशों से आयात की जाती है। यह गलत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश अपनी अर्थव्यवस्था को की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक देशों पर निर्भर हो सकते हैं, परंतु क्या यह पूरी तरीके से सच हो सकता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं? क्योंकि भारत तो ऐसा देश रहा है जिसने वेद, पुराण और यहाँ तक कि दुनिया को आत्मनिर्भर बनने की एक सीख दी। और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को भारत से बेहतर कौन सिद्ध कर सकता है? और अगर भारत कोशिश करे तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह अपनी जरूरी वस्तुओं को कम से कम आयात करके और अपने ऊपर निर्भर रहकर इसको बेहतर तरीके से समायोजित कर सकता है। ओके, प्रियंका। आदरणीय विनायक मंडली, मैं कुमारी प्रियंका अपने वक्त के जैसा
एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर देने जा रही हूँ। मैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का एक विश्वविद्यालय है। अगर मानवीय समुदाय और शासन व्यवस्था पर गौर करते हुए इस वक्तव्य को देखें तो ये वक्तव्य सही है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ इसकी शासन व्यवस्था को विकसित किया गया। 60 साल में भारत की शासन व्यवस्था जो थी वो राजतंत्र पर आधारित थी, यानी कि जिसमें राजा की सरपरी होता था। इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें आम जनता को चुनाव का हिस्सा नहीं माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का मानवीय सभ्यता का विकास होते गया, वैसे वैसे शासन व्यवस्था का स्वरूप भी बदलते गया। एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा सबसे पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में उठाया गया था। और एक राष्ट्र एक चुनाव के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लोकसभा और विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ करवाने की एक उपक्रम है। यह उपक्रम कोई नहीं है। इसके द्वारा भारत में 1952 से लेकर 1967 तक इस चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ विभिन्न प्रकार के राज्यों की पुनर्गठन होती गई, वैसे वैसे माना गया कि ये जो चुनाव प्रणाली है वो शायद भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, इसे बंद कर दिया गया। भारत के अतिरिक्त बहुत सारे राष्ट्र है जैसे कि स्वीडन हो गया या फिर ब्रिटेन हो गया और इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका हो गया, वे इस प्रकार के चुनाव प्रणाली को अपनाते हैं। सबसे प्रथम स्वीडन आज भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर अपने केंद्रीय और स्थानीय चुनावों को एक साथ करवाते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के समकक्ष अगर बात करें तो ये एक अच्छी प्रणाली साबित हो सकती है, क्योंकि चुनाव प्रणाली के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक कार्य और उसके साथ साथ जो हमारे सैनिक होते हैं उन्हें चुनाव कार्य पर लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्र के कार्य प्रभावित हो जाते हैं। अगर हम लोग एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली को अपनाते हैं तो इससे समय की बचत, धन की बचत, इसी के साथ साथ जो सुरक्षा बल होते हैं उसके भी कार्य की भार कम हो सकती है और सरकार की विभिन्न नीतियों को समय पर क्रियान्वित कर सकते हैं और इससे जनता की भलाई होगी। लेकिन बहुत सारे पक्ष है जो एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली को अनुचित मानता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के लगभग होने जा रही है, तो हमारे भारत में जो चुनाव प्रणाली है उसे स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है। लेकिन अगर अंतर्गत सिर्फ एक चुनाव करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो गौर बनते जाएंगे और हम लोग सिर्फ केंद्रीय मुद्दे को ही ध्यान में रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी स्थानीय स्तर पर जो भी राजनीतिक दल कार्य करते हैं उन्हें केंद्र होना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एक चुनाव कराएंगे तो इस प्रकार की जवाबदेही जो है वो शायद कम हो सकती है या फिर समाप्त भी हो जाएगी। अंततः मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि निसंदेह एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे भारत के लिए उपयुक्त है, लेकिन भारत के संविधान की संघीय ढांचा और स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस उपक्रम पर एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। Okay, nice. Sony is there? Yes, sir. Okay, continue. नमस्कार आप सभी को। आज का मेरा विषय है भारतीय त्योहार और अर्थव्यवस्था। हर्ष उल्लास के साथ मनाते हम त्योहार, भारतीय अर्थव्यवस्था या प्रगति को देते हैं ये आधार। मैं अपना वक्तव्य इस पंक्ति के साथ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत जो सदियों से ही त्योहारों और संस्कृति के लिए जाना जाता है, इसकी प्राचीनता विश्वव्यापी है। भारतीय त्योहार जिसमें तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। जैसे प्रमुख त्योहारों की बात करूं मैं तो होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मनाए जाते हैं, जैसे कि 15 अगस्त हमारा 15 अगस्त, गांधी जयंती, ऐसे असंख्य त्योहार हैं जो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था तथा हमारी दैनिक जिंदगी से जुड़े हुए हैं।
त्योहारों का सबसे बड़ा योगदान लोगों को खुश रखने तथा हर्ष उल्लास के साथ लोग अपना जीवन खुशी खुशी त्योहारों के जरिए पूरा एक साल कितनी आसानी से निकल जाता है ये हम सोच भी नहीं पाते। अब अगर मैं बात करूं त्योहारों को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की, तो इसका सीधा और सादा संबंध हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। जैसे दिवाली का त्योहार जो कि भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दिवाली पर खरीफ की फसल की कटाई होती है और त्योहार सीधे तौर पर हमारी कृषि और उपज के साथ जुड़े रहते हैं। त्योहार किसानों को खुशियों के साथ साथ न केवल किसानों बल्कि हर एक नागरिकों के मन में और जीवन में खुशी और उल्लास का उमंग का दृश्य पैदा करते हैं। किसान क्यों खुश होते हैं इन त्योहारों से? क्योंकि उन्हें पता है उनकी वर्षों की सालों की जो मेहनत है वो अब रंग लाने वाली है। बात करूं यदि होली के त्योहार की, जो कि रबी की फसल की उस टाइम बुआई होती है और उस फसल के दौरान भी हमने देखा है कि किसान बहुत ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है अब उनको उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं हमारे दक्षिण के त्योहार, ना केवल दक्षिण के अपितु सारे त्योहार जैसे कि गणेश चतुर्थी, जिसमें ना केवल तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं दक्षिण के जितने भी लोग हैं बल्कि पूरा भारत एक खुशी और उमंग के साथ गणेश जी की मूर्ति स्थापित करता है। इससे त्योहारों के जरिए हम देखते हैं कि एक एक दो दो महीने पहले से भी बाजारों में रौनक दिखती है। लोग वहां पे निवेश करते हैं। ऐसे छोटे मोटे उद्योग जो ना केवल पहले जाने जाते थे लेकिन त्योहारों में, जैसे दिवाली की बात करें तो मिट्टी के घड़े आजकल कौन खरीदता है, लेकिन मिट्टी के दिए और ऐसे बहुत सारे लघु उद्योग हैं जिनकी बहुत अधिक मात्रा में मांग हो जाती है। और अगर मैं बात करूं कुंभ के मेला प्रयागराज में जो हर साल बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। अर्थव्यवस्था कैसे इससे प्रभावित होती है? लोग पर्यटन से लेकर दूर दूर से जो देखने और घूमने के लिए आते हैं, इससे हमारी संस्कृति भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और पर्यटन और ऐसे लघु और बड़े से बड़े उद्योग भी त्योहारों के जरिए बहुत अच्छी तरीके से फल फूल होते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। नीलोफर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा आज का शीर्षक है आधुनिक शिक्षा में तकनीक की भूमिका। आज के युग में मानव वैज्ञानिक खोजों आविष्कारों से घिरा हुआ है और इसी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि शिक्षा भी तकनीक से अछूता नहीं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा अभी हम आधुनिक शिक्षा क्यों कह रहे हैं? आधुनिक शिक्षा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले के मुकाबले शिक्षा में काफी सारे बदलाव हमने देखने को मिले हैं और निरंतर प्रयासों से काफी उसमें अच्छे बदलाव हम देखते हैं। जैसे कि पहले शिक्षा जब कराई जाती थी तब उस वक्त शिक्षक जो होते थे वह खुद से ही जो भी कंटेंट पढ़ के आते थे वो आगे बच्चों को अपना आगे उसको सिखाते थे और उसको समझाते थे। लेकिन अब हमारी शिक्षा सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रह गई है। शिक्षा में काफी बदलाव है। जिस तरीके की हम सिर्फ टीचर सेंटर्ड शिक्षा की बात नहीं कर रहे, इसमें आधुनिकता तकनीक प्रौद्योगिकी उसको इस्तेमाल करने की वजह से इसमें काफी सारे बदलाव आए हैं और यह बदलाव इसलिए लाए गए हैं ताकि हम शिक्षा को सरल, रुचिकर, स्पष्ट रूप से बच्चों को समझा सकें और अधिगम में बच्चे जो हैं उनको ये सरलता से अधिगम उनको हम प्रदान कर सकें। तकनीक का प्रभाव या टेक्नोलॉजी का छात्र जो हैं उनसे उनको काफी लाभ भी मिला है, क्योंकि देखिए हम जिस तरीके से अभी आज के दौर में जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो उसमें हम किसी भी जगह पे हैं हम वहां बैठ कर भी हम आगे जितने भी दूर दराज के जो लोग हैं उन तक भी अपनी शिक्षा अपनी बात जो है हम व्यक्त कर सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं। और जो भी चीजें शिक्षण प्रणालियां जो है हमने ये देखा है कि शिक्षण विज्ञान, शिक्षण प्रणालियां, इन सब में भी हम ये देख रहे हैं कि उसमें नई नई चीजें आती जा रही है। तो यह ना सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि तकनीक का जो शिक्षा में समावेश हुआ है इसका लाभ शिक्षकों को भी मिला है।
क्योंकि शिक्षक भी अपने आप को विकसित कर पाए हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी का शिक्षा में इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए आज के दौर पे महत्वपूर्ण हो गया है, और इससे यह बहुत ज्यादा हमारी जो शिक्षण प्रणाली है उसको सरल बनाता है। थैंक यू। ओके, इस तरह से हम लोगों का हिंदी का यह सर मैं रहती हूँ। अच्छा, शिवानी। हाँ जी। शिवानी, ओके, प्रारंभ करें। आपको तो शीर्षक पता है, शीर्षक पता है ना? शीर्षक पता है? ठीक ठीक, फिर से। सबको मेरा नमस्कार। मेरा विषय है आत्मनिर्भर भारत। एक मजबूत देश एक मजबूत अर्थव्यवस्था पर टिका होता है, परंतु हमने कोरोना महामारी के दौरान ये देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, और विश्व स्तर पर देखा जाए तो 2020-21 वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 23% जाकर गिरी। इसी के चलते माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का आह्वान करते हुए आत्मनिर्भर भारत एक व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसकी रकम लगभग 20 लाख करोड़ रखी गई, जो कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 10% था। इसके 5 स्तंभ थे, जिसमें अर्थव्यवस्था, मांग, अवसंरचना, जनसांख्यिकी जैसी चीजें थी। और इसका यह मेक इन इंडिया यानी कि भारत में निर्माण को बढ़ावा देना, वोकल फॉर लोकल यानी कि स्थानीय उत्पादों को और बढ़ाना, इस तरह की नीतियों का पूरक था। हालांकि इसका बिल्कुल भी अर्थ यह नहीं है कि यह बहिष्कार को बढ़ावा देगा या फिर अलगाववादी जैसी नीतियों का समर्थन करेगा। इसको 5 स्तरों पर लागू किया गया। पहले स्तर में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को ध्यान में रखा गया, कृषि को, ऊर्जा क्षेत्र को व अंतरिक्ष क्षेत्र को भी ध्यान में रखा गया। और अंतरिक्ष क्षेत्र में अगले 4 सालों में यानी कि 2024 तक 101 वस्तुओं के आयात पर भी प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि इसको सूक्ष्मकालीन दृष्टिकोण से नहीं लागू किया गया है, इसमें दीर्घकालीन दृष्टिकोण को अपनाते हुए और भी क्षेत्रों को शामिल करने की बात कही गई, जिसमें कि खनिज क्षेत्र भी आता है, ऊर्जा क्षेत्र भी आता है। यह जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था, यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 10% था, जो एक चुनौती के रूप में भी सामने आया, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था केवल 10% के व्यापक आर्थिक पैकेज से कैसे चल पाती। लेकिन इसे धीरे धीरे इस तरह की नीतियां सही सटीक समय पर अगर आती रही तो हमारे देश को एक वैश्विक ताकत के रूप में उभरने से की प्रबल संभावना है। और यह हमारे स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए था। स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होने से यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूत कर पाता। और इसमें ये देखा गया कि अगर हम अपने जो युवा हैं, जो हमारे जनसांख्यिकीय लाभ का एक पार्ट है, एक भाग हैं, उनको अगर हम कौशल विकास कर पाएं तो वह इस तरह के आर्थिक नीतियों में बहुत अच्छा अपना योगदान दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ये चाहिए कि हम हर एक क्षेत्र में अपने युवाओं को आगे ला पाएं और उनके उद्यमों को, उनके जिस तरह के भी उनके छोटे मोटे काम हैं उनको आगे बढ़ावा दे पाएं। वही आगे जाकर हमारा सकल घरेलू उत्पाद और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना पाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा।